व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर सामाजिक बंधन और सामाजिक व्यवस्था की प्रधानता को फिर से स्थापित किया जाए। यहीं से कॉम्ट जैसे विचारकों की सोच को बल मिला। कॉम्ट से पहले भी कुछ विचारक थे जिन्होंने समाज को व्यवस्थित रूप से समझने की नींव रखी थी। हाँ, मॉन्टेस्क्यू और रूसो के अलावा क्लॉड सेंट साइमन का नाम लेना बहुत जरूरी है। वो कॉम्ट के गुरु भी थे और सहयोगी भी। सेंट साइमन ने कॉम्ट द्वारा औपचारिक रूप से सोशियोलॉजी नाम देने से पहले ही समाज को एक प्रणाली, एक सिस्टम के रूप में विश्लेषण करने की रूपरेखा तैयार कर दी थी। और हमने पहले स्पेंसर की बात की थी, जिन्होंने समाज को विकसित होते हुए देखा। स्पेंसर और कॉम्ट के बीच एक सूक्ष्म अंतर भी था, है ना, विचारों में? हाँ, और ये अंतर महत्वपूर्ण है। देखिए, स्पेंसर का दृष्टिकोण मैक्रो एवोल्यूशनरी था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समाज के भीतर व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धी प्रकृति, कॉम्पिटिटिव नेचर पर फोकस किया। ये औद्योगिक पूंजीवाद की जो प्रतिस्पर्धी भावना थी, उससे काफी मेल खाता था। जबकि कॉम्ट ने ठीक इसके उलट किया। उन्होंने व्यक्ति पर फोकस को खारिज किया और परिवार जैसी बड़ी सामूहिक इकाइयों को सामाजिक सामंजस्य, सोशल कोहिजन का स्रोत माना। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि शुरुआत से ही इस डिसिप्लिन के अंदर एक तनाव था कि विश्लेषण की मूल इकाई क्या हो, व्यक्ति या समाज, इंडिविजुअल और सोसाइटी। और ये जो एक आम धारणा है कि आधुनिकता बस यूरोप में शुरू हुई और बाकी दुनिया में फैल गई, इसे भी चैलेंज किया गया है। हाँ, बिल्कुल। एस.एन. आइजनस्टैड, उन्होंने 2003 में अपनी बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी, कंपैरेटिव सिविलाइजेशंस एंड मल्टीपल मॉडर्निटीज। उसमें उन्होंने बहुल आधुनिकता यानी मल्टीपल मॉडर्निटीज का विचार दिया। मल्टीपल मॉडर्निटीज, इसका क्या मतलब हुआ? एक प्लूरल कंडीशन है जिसके विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में कई अलग-अलग रास्ते, अलग-अलग अर्थ और व्याख्याएं हैं। ये तो भारत जैसे देश के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। इसका मतलब है कि हम आधुनिकता को सिर्फ एक वेस्टर्न यूरोपियन ब्लूप्रिंट की तरह नहीं देख सकते। सही कहा आपने। ये कॉन्सेप्ट हमें सोशियोलॉजी को केवल पश्चिमी खाके के अध्ययन से मुक्त करता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि भारत ने औद्योगिकरण और लोकतंत्र को कैसे अपनाया, जबकि जाति जैसे मजबूत पारंपरिक तत्वों को न सिर्फ बनाए रखा, बल्कि उन्हें नया रूप भी दिया। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था। हाँ, ये बहुलवादी नजरिया, ये प्लूरलिस्टिक लेंस समकालीन भारतीय समाज पर यूपीएससी के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो हुई विचारों की दुनिया की उथल-पुथल, बौद्धिक ताकतें। अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। वो कौन सी भौतिक ताकतें थी, मटेरियल फोर्सेस, जिन्होंने इस नए विज्ञान की जरूरत को और पुख्ता किया? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये वो भौतिक आधार था, वो मटेरियल बेस था जिसने समाज में जबरदस्त सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाए। कॉम्प्रहेंसिव सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। जीवन पूरी तरह बदल गया होगा लोगों का। हाँ, मौलिक रूप से बदल गया। गांव से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। जो पारंपरिक कृषि समाज थे, ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटीज, वो हमेशा के लिए बदल गए। और शहरों का क्या हुआ? शहरों का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिससे भीड़-भाड़, प्रदूषण जैसी नई समस्याएं पैदा हुई। और साथ ही उदय हुआ फैक्ट्री प्रणाली का, फैक्ट्री सिस्टम का, जो इम्पर्सनल मार्केट फोर्सेस और पूंजीवाद के एक नए और अक्सर काफी क्रूर रूप से संचालित था। जाहिर है इसने नई सामाजिक समस्याओं को भी जन्म दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। पूरी तरह से नए वर्ग बने। एक तरफ औद्योगिक मजदूर वर्ग, जिसे हम प्रोलेटेरिएट कहते हैं, और दूसरी तरफ फैक्ट्री मालिक, बुर्जुआई। नई संपत्ति तो आई, लेकिन उसके साथ साथ भयंकर गरीबी, क्रॉनिक पॉवर्टी भी थी। शहरों में अपराध, रैम्पेंट क्राइम बढ़ गया, रहने की स्थितियां बहुत खराब, प्रदूषित थी, और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आम हो गए। इतने बड़े बदलावों का परिवार पर क्या असर पड़ा? फैमिली यूनिट पर? उस पर भी गहरा असर पड़ा। इन आर्थिक बदलावों ने परिवार इकाई को भी मौलिक रूप से बदल दिया। इसने नाभिकीय परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, यानी छोटी, गतिशील, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर इकाई के उदय को आसान बनाया। न्यूक्लियर फैमिली क्यों ज्यादा पनपी? क्योंकि औद्योगिक श्रम को गतिशीलता की जरूरत थी, इंडस्ट्रियल लेबर मोबिलिटी की। लोगों को काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए छोटे परिवार ज्यादा प्रैक्टिकल थे। और ये अक्सर पारंपरिक विस्तारित परिवार संरचना, जो ट्रेडिशनल एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर थी, उसकी कीमत पर हुआ। तो औद्योगिक क्रांति एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसने समाज को बदला। लेकिन वो कौन सी राजनीतिक घटना थी जिसने एक झटके में सब कुछ हिला दिया, तत्काल झटका दिया? वो थी 1790